हाँ जी। देखिए, आज का जो टॉपिक है इसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर को समझने से पहले हमें समझना चाहिए भी स्केलर क्या होता है हमारे पास। तो देखते भाई क्या है, सबसे पहले टर्म क्या आती है हमारे पास, स्केलर। तो स्केलर का मतलब क्या है, ए क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ओनली मैग्नीट्यूड। इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं हमारे पास। हमने कहा भाई कि द स्पीड ऑफ अ कार इज, यहाँ ले लेते हैं हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा भाई जो कार है, कार की स्पीड क्या 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, ऐसे ही हम लोग हम यहाँ पे कह लेते हैं, अगर बात करी जाए कि वेक्टर की, तो यहाँ पे हमने लिख देंगे ए क्वांटिटी हैविंग हैविंग मैग्नीट्यूड हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बात सही है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी है। जैसे मैंने बोला कि भाई, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, या लिखते हैं भाई कार इज मूविंग 100 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई जो कार थी वो मूव कर रही थी किसी स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी, वो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये बात समझ आ रही है। अगर हम बात करी जाए यहाँ पे वेक्टर्स की, तो अगर हम बात करी जाए कि भाई ग्राफिकली अगर आप देखें कि वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं ग्राफिकली। ठीक, तो हमने बोला कि भाई मान लीजिए मेरे पास कि ये एक पॉइंट था, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ये बात ठीक। और हमने बोला कि हम लोग वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो हम इसको बोलेंगे दिस इज नोन एज इनिशियल पॉइंट एंड दिस विल बी टर्मिनल पॉइंट। हमें टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक, ये बात सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास डायरेक्शन स्पेसिफाई थी कि मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ भाई मैं, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। तो एरो क्या बन जाएगा मेरे, ए से स्टार्ट होकर कहाँ पे जाएगा, वो टर्मिनेट होगा बी पे टर्मिनेट होगा। ये बात सही है। ठीक, अब हमारे पास, ठीक, हाँ जी, अब यहाँ पे एक समझने की सिंपल सी बात थी कि अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अगर बात की जाए कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई जो भी लेंथ ऑफ अ ए बी है। ये बात समझ आ रही है भाई, लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। ये सिंपल सा तरीका होता है मेरे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिंपल सा वेक्टर के अंदर था कि अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास पे एरो होगा। तो आपको इसे देखते ही समझ आ जाएगा कि भाई अगर ए से बी है तो ए से सेट होगा बी। ये बात सही, मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं ऐसे लिखा होता है यहाँ पे बी टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल पॉइंट जो था वो बी था, और जो टर्मिनल या टर्मिनेटिंग पॉइंट था वो क्या था, ए था। वी आर गोइंग फ्रॉम बी से ए की तरफ। ये बात सही। अब यहाँ पे हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। नंबर इज टाइप ऑफ वेक्टर। हम सारे वो वेक्टर्स डिस्कस करेंगे जो हमारे पास क्या दे रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास वेक्टर की अगर बात करी जाती है तो उसके अंदर सबसे पहला आएगा मेरे पास दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक, अच्छा क्या लिखा है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर। क्या मतलब है भाई पोजीशन वेक्टर का, कि वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताएगा वो क्या कहलाएगा, मेरे पास पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं, आपको एक सिंपल सा बना के दिखाते हैं कैसे बनता है। हमने बात करी हमारे पास ये एक्सिस थी, ठीक है ना, और ये मैंने ले ली यहाँ पे एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये बात सही है ना। और हमने यहाँ पे बोल दिया भाई हमारे पास एक पी पॉइंट था एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये बात सही है। एंड दिस पॉइंट इज ओ, है ना, ओ है, इसको ले लिया 0,0,0, क्योंकि ये है कि हमें दिस इज अ ओरिजिन। ये बात समझ आ रही है, ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन है। ठीक, अच्छा अब मैं अगर बात करूं कि ये पी पॉइंट की दूरी कितनी है या इसकी पोजीशन क्या है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बना दिया जी हमने। ठीक है, ये जो ओपी होगा मेरे पास, यहाँ पे जो मैंने बोला भाई ओपी
ओपी विल बी पोजीशन वेक्टर। ये बात समझ आ रही है? ये क्या है मेरे पास? पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ना एक सिंपल सा पहले नोट लिखते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा नोट लिखेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास, अगर मेरे पास नोट में लिखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज x1 y1 z1, ठीक। और यहाँ पे जो बी पॉइंट था इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे x2 y2 z2। ये बात सही है ना। और अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया ए भी लिखना है, तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है मेरे पास। x वाला में से माइनस करेंगे, क्या हो गया भाई? x2 माइनस x1 इंटू में आई कैप, प्लस ये बन जाएगा y2 माइनस y1 इंटू में जे कैप, प्लस में बनेगा z2 माइनस z1 इंटू में के कैप। ये बात समझ आ रही है? आई क्या होता है, जे क्या होता है, के सब सीख जाएंगे हम यहाँ पे। पर अभी सिंपल तरीका देखते हैं भाई। अगर मान लें मेरे पास दो कोऑर्डिनेट थे और मुझे अगर वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो मैं इसका सिंपल तरीका होता है कि मैं इनके कोऑर्डिनेट को माइनस करूंगा और उसके साथ जैसे x के लिए हमेशा अगर बात की जाए, x की बात कर रहा हूँ, तो इसके साथ एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी नाम है i। क्यों पोजीशन वेक्टर है? यहाँ पे क्या एक वेक्टर, नॉट अ पोजीशन वेक्टर, दिस इज i इज ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर, जिसका काम सिर्फ क्या है? डायरेक्शन देना। कि भैया अगर कहीं पे इनटू में आई कैप है तो इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया जे कैप, मतलब ये बता देगा कि ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है। और कहीं पे अगर ऐसा लिखा है के कैप तो ये बता देगा भैया ये जेड एक्सिस की बात कर रहा है। ये बात सही है ना? चलिए, अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ अगर ओपी वेक्टर लिखा जाता है ना, तो कैसे बनेगा भाई? वहाँ पे x था, x माइनस जीरो इंटू में आई कैप, प्लस में बनेगा y माइनस जीरो इंटू में जे कैप, प्लस में z माइनस जीरो इंटू में के कैप, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z इंटू में के कैप। तो ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है। ये मेरे पे क्या है? ओपी क्या है मेरे पास? एक पोजीशन वेक्टर है जो बेसिकली हमें किसी भी पॉइंट की क्या बता रहा है? हमें पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। ये बात समझ आ रही है? बोलो। अच्छा, अगर मैं इसको एक सेकेंड, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालना हो, हाँ अब ठीक है। हाँ जी, देखिए हम हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक। अगर बात करी जाए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या बनेगा? ओपी वेक्टर। तो कैसे बनेगा? रूट के अंदर यहाँ पे क्या था भाई? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का। बेसिकली जो ओपी है ये है क्या मेरे पास? इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो। ठीक है, फटाफट करें अगला। चलिए, अगला जो मेरे पास वेक्टर है यहाँ पे, उस वेक्टर का जो नाम है उसका नाम है मेरे पास को इनिशियल वेक्टर। सेकंड नंबर पे हमारे पास वेक्टर का नाम क्या है? दिस इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है को इनिशियल वेक्टर? देखिए नाम में ही बहुत कुछ सीखा है, छुपा है इसके अंदर ना। कि वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। मतलब भाई हमने कहा ये वेक्टर ए वेक्टर था, हमने कहा जी ये बी वेक्टर था, ठीक है ना। कि यहाँ पे क्या बोलेंगे? डेफिनेशन बोलेंगे द टू वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, है ना, सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर। ये बात सही है। चलिए अगला वेक्टर की बात करते हैं। हमारे पास अगला वेक्टर क्या है हमारे पास? को प्लेनर। नंबर 3 इज क्या लिखा है यहाँ पे? को प्लेनर वेक्टर्स। मतलब कि भाई वो वेक्टर्स, या लिख लेते हैं वेक्टर्स लाइज इन अ सेम प्लेन। ये बात सही है ना? कि वो वेक्टर जो कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। समझ रहे हो बात? जैसे भाई मैंने कहा ये एक वेक्टर था ए, ये वेक्टर था एक बी। मान लीजिए मैंने कहा ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर, तो क्या कहलाएगा ये मेरे पास? दिस विल बी को प्लेनर वेक्टर। ये बात सही है। अब हमारे पास, ठीक है, अब मेरे पास फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आता है मेरे पास यूनिट वेक्टर। ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया भाई यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है। देखिए हर वेक्टर के साथ एक वेक्टर एसोसिएट होता है जो उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है ना। तो हम इसे लिख भी लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिख देते हैं यहाँ पे
देखो नाम है इसका यूनिट, यूनिट मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो यह लिख देते हैं वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट, या फिर ऐसे बोलते हैं वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, एसोसिएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये बात समझ आ रही है? ये बात सही है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इतना सा है कि मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर ए था, ये एक वेक्टर था मेरे पास ए, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए मेरे पास इसके साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट होगा, ठीक। क्या वो लिखता है जी यहाँ पे, इस ए और स्मॉल ए और ऊपर लगा दिया इस तरीके से वर्टिकल इन्वर्ट करके वी लिख दिया। हाँ, ये क्या बता रहे, यूनिट वेक्टर है, क्या बताएगा, डायरेक्शन। अच्छा, यूनिट वेक्टर को निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, क्या होता है वो, ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ये बात समझ आ रही? अच्छा, वास्तव में अगर पढ़ा जाना चाहिए था तो उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इसको पढ़ा जाना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, और उसकी साथ की डायरेक्शन जो कि यूनिट वेक्टर था। तो इससे ये कंक्लूड हुआ यहाँ से हमारे पास कि अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो बनेगा ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए अगला मेरे पास यहाँ पे आता है, ठीक है। अगला वेक्टर है मेरे पास, इस पे नाम बोलते हैं हमारे पास, दिस इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। दिस इज द फिफ्थ नंबर वेक्टर। क्या नाम है इसका भाई, दिस इज नोन एज द नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर? कहते देखो सिंपल सा, देखो पहले समझ लेते हैं उसके बाद इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर था, हमने यहाँ ले लिया वेक्टर ए वेक्टर, ठीक। अच्छा, एक और वेक्टर है मेरे पास जो लाई करता है, वो क्या है उसका, सेम तो मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन क्या है उसकी, इनवर्स है, मतलब उल्टी है ना। तो हमने कहा भाई एक वेक्टर ऐसे ले लिया, ये वेक्टर था मगर इसकी डायरेक्शन क्या थी, रिवर्स थी। हम मतलब हम क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन में, डेफिनेशन बोल सकते हैं वेक्टर ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हैं वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। ये बात समझ आ रही है? डिफरेंट डायरेक्शन मतलब भाई हमारे पास दो वेक्टर है, भाई एक वेक्टर क्या था मेरे पास, ए वेक्टर था, अगर मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर लिखना था तो क्या करेंगे भैया, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, और हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देंगे। अगर राइट टू लेफ्ट है तो हम बना देंगे उसे लेफ्ट टू राइट बना देंगे। ये बात सही। अब हमारे पास अगला वेक्टर है, सिक्स नंबर का वेक्टर है, इसका नाम है मेरे पास को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है ना, को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है भाई, क्या टाइप है इसका, कहते हैं भाई वेक्टर्स वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम, वहां पे क्या बोला था मैंने, प्लेन बोला था, को प्लेनर में आप लोग इन द सेम लाइन। ये बात सही है। जैसे मैंने बोल दिया भाई यहाँ पे एक वेक्टर था मेरे पास, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, ऐसे बोल दिया दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है ना, और ऐसे एक बोल दिया मैंने यहाँ पे सी वेक्टर। क्योंकि सारे के सारे वेक्टर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, कोलिनियर वेक्टर। ये बात समझ आ रही है ना? ठीक, ये बात सही है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक छोटा सा एक आगे एक टॉपिक है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और वेक्टर है, मैं वही चेक कर रहा था एनसीईआरटी के अंदर, उसका नाम है हमारे पास फ्री वेक्टर्स, ठीक है ना। भाई फ्री वेक्टर क्या बोलते हैं हमारे पास, क्या बोलेगा भाई, कुछ आपको आइडिया है कि भाई फ्री वेक्टर्स का क्या मतलब है मेरे पास? देखिए करेक्ट, फ्री वेक्टर का मतलब क्या, जो फ्री है, मतलब यहाँ पे बोलेंगे वेक्टर वेक्टर हैविंग नो स्पेसिफाइड इनिशियल पॉइंट। ये बात समझ आ रही है? अगर मेरे पास एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है तो हम लोग उसको फ्री वेक्टर बोलेंगे। ये बात सही है भाई, ठीक है ना, ये बात ठीक है ना। चलिए एक और वेक्टर रह गया यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दिखा है,
वो लिखा हुआ है हमारे पास, दिस इज 8 नंबर पे लिखते हैं यहाँ पे इक्वल वेक्टर, है ना। क्या है यहाँ पे, इक्वल। क्या आपको लगता है भाई इक्वल का तो बात से, नाम से ही सब कुछ समझ आ रहा है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर मेरे पास, अगर मेरे पास, लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, वेक्टर, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन इज नोन एज, क्या बोलेगा, इक्वल वेक्टर। मतलब अगर एक वेक्टर ए था, ठीक है ना, ए वेक्टर ए था, मान लीजिए इसकी लेंथ थी 5, भाई 5 है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे कह रहे थे, बल्कि इसका मैग्नीट्यूड 5 था, ठीक है जी। ऐसे एक हमने बोला हमारे पास एक और वेक्टर था, बी वेक्टर था, जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या था, 5 था। ये बात सही है। अगर मेरे पास, मैंने बोला दो वेक्टर थे जिनका मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन भी सेम थी, तो वो वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे, हमारे पास इक्वल वेक्टर। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई, ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आती है हमारे पास, फटाफट नोट करेंगे इसको, इसका नाम होता है हमारे पास ट्राई लॉ। ठीक है भाई, ट्राइंगल लॉ है। कुछ सुना है आपने ट्राइंगल लॉ के बारे में, बोलो, बोलो भाई, कुछ सुना है। देखिए ये सिंपल सा कहता है कि मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, मान लीजिए आपने बोला दिस इज ए टू बी, है ना, दिस इज बी टू सी, भाई सही है ना भाई, ए बी सी हमने ले लिया। एक सेकेंड, हाँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे और अच्छा लिखना है तो, भाई ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया, आपके पास सी हो गया, ये बात सही है ना। कहते मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है जो कि क्या बन रहे हैं, साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे भी हमने बोला भाई एक तो ये बन गया, एक वेक्टर ये बन गया, ये बात सही है। तो जो तीसरी साइड होगी वो उसका क्या देगी, रिजल्टेंट देगी। अच्छा, तो वो तीसरी साइड ऐसे बननी चाहिए थी, मगर ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी ऐसे नहीं, ये भाई जैसे हम ये जा रहे हैं तो ये कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, इसकी इस तरीके से आ जाएगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे तो क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ की बात करी जाए तो ये क्या बनेगा भाई, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना, बोले भाई ये बात समझ आ रही है, बोलो, कोई डाउट। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे भाई ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, भाई ये आता तो माइनस होता, तो हमने लिख दिया प्लस में सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है। हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलिए भाई, फटाफट बोलिए, फटाफट नोट कर लीजिए इसको एक बार, करें आगे। चलिए अगला जो मेरे पास, अगला अगला मेरे पास जो है यहाँ पे है, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज, आपको पता होगा, दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। ये सिंपल सा दे रखा है। ये क्या कहता है मेरे पास, ये क्या कह रहा है हमारे पास, ये बोलता है कि मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए कि भाई एक वेक्टर ए था, है ना, ठीक, और एक वेक्टर क्या था मेरे पास, बी वेक्टर था, ठीक है, एंड बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम बनाएंगे तो हमने क्या करा, इसको ऐसे बना लिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा मेरे पास, ये ए हो गया, ये क्या बनेगा, ये ए वेक्टर बनेगा, ये बी वेक्टर बनेगा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो। तो जो इसका डायगोनल होगा, जो इसका डायगोनल होगा वो क्या करेगा, इसका एडिशन शो करेगा। मतलब इस डायगोनल की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, दिस विल बी ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना, बोलो, करे आगे भाई, ठीक है ना। तो ये देख लेना भाई, ये जो ए प्लस बी बोल दिया मैंने, बोला इज क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ अ, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, हाँ जी, ये क्या है बेसिकली, क्या है भाई, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर
एडिशन। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए फटाफट अगला टॉपिक करते हैं हमारे पास। अगला टॉपिक का नाम है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्स वाई जेड वाली, मैं वो फिर से दोबारा कह देता हूँ। देखिए एनसीईआरटी में भी दे रखी है, किस नाम से दे रखी है भाई, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कहते भाई मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए भाई मैंने कहा हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे रखी थी, ठीक है ना, और यहाँ पे बोल दिया गया भाई दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ये बात सही है। तो मैंने कहा था आपके पास हर एक एक्सिस के साथ एक यूनिट वेक्टर है, मतलब अगर मैं एक्स को चाहता हूँ तो ये क्या बनेगा, आई यूनिट वेक्टर, ये क्या बनेगा, जे बनेगा, और ये क्या बनेगा, के बनेगा। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ये मेरे पास जो मैंने बोला है ये क्या है मेरे पास, ये सिंपल सा कॉम्पोनेंट ऑफ अ, ठीक है ना। अच्छा अगर देखिए अब मैं अगर बात करूँ, इसी की बात करता हूँ, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई पोजीशन वेक्टर, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ वैसे स्टार्टिंग में ही, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ। और पोजीशन वेक्टर में लिखा है भाई हमारे पास इस तरीके से एक था, ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, और हमारे पास ये पॉइंट था जिसकी वैल्यू थी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक। और हमने बोला भाई ये पॉइंट था, ये ओ था, ये पी था। तो हम लोगों ने क्या कहता है भाई, अगर पोजीशन वेक्टर की बात करी जाए तो कैसे लिखते हैं, दिस विल बिकम ओपी वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कप प्लस का जेड ऑफ के कैप। और ये ओ था क्या, ये ओरिजिन था 0,0,0, और ये किस तरीके से लिखा जाता है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे अब हमारे पास देखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो यहाँ पे ना अब एक चीज़ और अच्छी आती है जो एनसीईआरटी में लिखी है, यहाँ पे हमारे पास टू टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, टू टाइप ऑफ अ कंपोनेंट्स, ठीक, टू टाइप ऑफ अ कंपोनेंट्स इन अ वेक्टर, ठीक। क्या कहता है, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, देखिए क्या कहता है ये वेक्टर, ये अच्छी चीज़ है हमारे पास। कहते हैं मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर था, भाई हमने लिख दिया यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक वेक्टर था भाई आर वेक्टर, ठीक है ना। और इसको ऐसे लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मान लीजिए भाई कहता है वो ऐसे लिखा हुआ है, ये वेक्टर कैसे लिखा है, वो कहता है कि अगर मैं इसके सिर्फ कंपोनेंट उठाऊं आगे वाले, यानी कि कैसे, अगर मैं इसमें से भाई ए कोमा बी कोमा सी की बात करूं, क्या बोलूं भाई, ए कोमा बी कोमा सी की बात करूं, तो दिस विल बी नोन एज स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये बात समझ आ रही है? ये बात क्लियर है? और अगर मैं इनके साथ कोफिशिएंट लगा रहने देता हूँ ए आई कॉमा बी जे कॉमा सी ऑफ के, ठीक, तो ये क्या बताएंगे मेरे पास, दिस विल शो द वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है ना भाई, क्या बता रही, हाँ जी, ये बात समझ आ रही है, ये क्या बता रहा है भाई, वेक्टर कंपोनेंट। ये बात ठीक है ना? चलिए अगली चीज देखते हैं हमारे पास, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा अगर मैं बोल दूं भाई मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैंने आपको वो भी सिखा चुका हूं कि अगर कोई वेक्टर मेरे पास है और मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो कैसे निकलेगा जी वो, देखिए एग्जांपल लेते हैं भाई, हमारे पास मान लीजिए आर वेक्टर था, इसकी वैल्यू थी ए आई प्लस बी जे प्लस का सी ऑफ के, ये बात ठीक। और मैं चाहता हूँ भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, देखिए मैग्नीट्यूड एक्चुअली में इसकी लेंथ ही तो बता रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसे बनेगा, दिस विल बी रूट के अंदर ये बनेगा भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? बोले भाई ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास मैंने आपको, चलिए वो एक क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अब मेरे पास ना यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ये सीख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ना एक चीज़ और आती है, इसे बोलते हैं एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। मतलब कहते हैं मान लीजिए मेरे पास, देखिए मान लीजिए पास मेरे पास दो वेक्टर है, कैसे ले लिया भाई, एक लेते हैं वेक्टर ए, इसकी वजह ले ली भाई ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, भाई मेरे पास ये एक वेक्टर था। अच्छा देखो साफ दिख रहा है भाई वेक्टर आई जे के आगे तो भी वेक्टर ही है, पहली बात इस पर ऊपर एरो आ गया तो मतलब क्या है, वेक्टर है, ठीक।
अच्छा ऐसे ही मैंने कभी एक मेरे पास बी वेक्टर था, कैसे ले लिया भाई, इसको ले लिया ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। ये बात समझ आ रही है? अच्छा अगर मुझे इनको ऐड करना है ना, मान लीजिए मैं कहता हूँ जी इन दो वेक्टर को मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। ऐड करूंगा तो कैसे बनेगा जी, देखो फटाफट देखिए। तो ये बनेगा यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कैसे बनेगा, ए वन प्लस में बी वन इंटू में आई। ये बात सही है, विजिबल है? चलो और अच्छा सा लिख देते हैं इसको। यहाँ पे अगर मैंने इनको एडिशन किया, ठीक है, एडिशन किया तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो हमें ये ध्यान रखना है, आई वाला सिर्फ आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ, और कोई है नहीं, है ना। तो इसको अगर हम ऐड करते तो ऐसे ऐड हो जाता। तो ये बनता भाई ए वन प्लस ए टू इंटू में आई कैप। ये बनेगा प्लस में बी वन प्लस में बी टू इंटू में जे कैप, प्लस में क्या बनेगा सी वन प्लस में सी टू इंटू में के कैप। ये बात समझ आ रही है भाई? एक्स वाला कोफिशिएंट जो कि आई से डिनोट हो रहा था वो आई से ही ऐड होगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं सिंपल से बात करता हूँ, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ क्या होता है, ये भी सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, जो साइन जितने भी पॉजिटिव थे वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? करें आगे? चलिए अब मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सी चीज और सीखते हैं हमारे पास, जिसको बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या बोला भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या इसको ऐसे अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा तो बोलेंगे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने बोला भाई, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर था ए, ठीक है भाई, मान लीजिए पास मेरे पास एक वेक्टर था ए, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है जी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड तो था, उसकी वैल्यू कितनी थी, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर थी, ठीक। और मैंने अगर इसको मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, अब क्या बनेगा, दिस विल बी 5 ऑफ ए। अच्छा 5 ऑफ ए का क्या मतलब है, अगर देखा जाए तो इसका जो लेंथ थी, इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी मेरे पास, लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, अच्छा मैं स्केलर इसलिए लिख रहा था क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं, ठीक। तो 5 से मल्टीप्लाई करा तो दिस विल बिकम 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या बन जाएगी मेरे पास, बढ़ जाएगी। तो क्या बनेगा, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ रही है? फटाफट नोट करिए इसको। ठीक है, अब मान लीजिए एक सिंपल सी एक बात सीखते हैं। मान लीजिए इसको एक तरीका और था लिखने का। मान लीजिए हमने भाई कहा भी एक वेक्टर था ए, ठीक, और इसकी जो वैल्यू ले ली हम लोगों ने, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हमारे पास भाई x1 ले लेते हैं, यहाँ पे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। मतलब ये वेक्टर लिख लिया मैंने, है ना। भाई ए वेक्टर था और आप इसे किसी से मल्टीप्लाई करो। भाई मान लीजिए मैंने कहा इसको आप 10 ऑफ ए वेक्टर लिख दिया, तो क्या बनेगा, सारे कोफिशिएंट 10 से मल्टीप्लाई, तो भाई 10 x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के कैप। ये बात सही? तो दिस विल बिकम 10 x1 इंटू में आई कैप प्लस 10 y1 इंटू में जे कैप प्लस में 10 ऑफ z1 इंटू में के कैप। ये बात समझ आ रही है? ये बात सही है ना। तो ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन था। आप इसे मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, आप इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बात सही है ना। चलिए अगली चीज़ मेरे पास, हाँ अगली में एक चीज़ और थी। वैसे मैं आप लोगों को इक्वल वेक्टर के बारे में बता चुका हूँ, तो वही लिख देते हैं हमारे पास। चलिए कोई नहीं, आगे लिख देते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इक्वल वेक्टर, है ना भाई, हमने कहा भाई इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। मैंने बोला भाई टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम। ये बात सही है भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। मगर अगर मान लीजिए मैंने कहा भाई मेरे पे एक वेक्टर था, वो बी वेक्टर के इक्वल था। ये बात सही है ना। अच्छा हम ऐसे भी लिख देते हैं इसको, भाई हमने इसको लिख दिया x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक। और इसकी अगर बात की जाए, ये लिख दिया भाई हमने x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये यहाँ तक कोई डाउट है क्या?
बोलो भाई ये बात सही है। भाई उसने कहा भाई हमारे पास व्हाट इज द कंडीशन इफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल। भाई अब दो वेक्टर इक्वल है तो उसका क्या मतलब, ये गिवन है ना इक्वल, तो इसका मतलब क्या, ये वाला पूरी टर्म इसके बराबर होगी, ठीक है ना। y वाली जो टर्म थी यानी कि जो j वाली थी वो j वाले के बराबर होगी, और अगर जो k वाली थी वो किसके बराबर होगी, k वाले की। ये बात समझ आ रही है। तो हम बोलेंगे, हम देयरफॉर यहाँ पे बोल देंगे भाई x1 की वैल्यू क्या बनेगी, x2 के बराबर बनेगी, और यहाँ बात करी जाए तो y1 की वैल्यू बनेगी y2 के बराबर बनेगी, और यहाँ पे बात करी जाए तो z1 की वैल्यू बनेगी z2 के बराबर। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई। हाँ जी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, मैं भी एनसीईआरटी देख रहा था, तो एनसीईआरटी में एक कंडीशन और दे रखी है हमारे पास, कि नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर कोप्लेनर, सॉरी, कंडीशन फॉर कोलिनियर, कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर, ठीक है। भाई अगर मुझे बोला जाए कि दो वेक्टर हमारे पास कोलिनियर है या पैरेलल, देखो इसको ऐसे इसलिए कहा गया है कोलिनियर पैरेलल, क्योंकि हम लोग अज्यूम करते हैं वो एक ही उसमें है तो दूर से देखेंगे तो एक जैसे दिख रहे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, भाई हमने कहा भाई ये वेक्टर था ए वेक्टर, ठीक है ना, ये वेक्टर था बी वेक्टर, ये बात सही है। कहते भाई कोलिनियर पैरेलल का क्या मतलब है, कहते अगर मैं इस पूरे को उठा के, इस पूरे को उठा के यहाँ लग जाता हूँ, ये बात समझ आ रही है। हाँ इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, मैं ऊपर नीचे हिला सकता हूँ, दिस इज एक्टिंग एज ए फ्री वेक्टर। भाई अगर वेक्टर को सॉल्व करना है तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए उसको मूव करेंगे ही करेंगे, उसको बेसिकली हम उसको कोनिशियल वेक्टर की तरफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा भाई दोनों वेक्टर आपस में क्या आ रहे हैं भाई पैरेलल, अच्छा यहाँ भी रख सकता हूँ उसको, मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ, कहीं भी रख दूंगा ना। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है मेरे पास, क्या कंडीशन है वो लिख लेते हैं हमारे पास। पहली जो कंडीशन है हमारे पास, पहले तो हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेक्टर क्या है हमें लिखने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर की वैल्यू ले ली मैंने a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ये बात ठीक है। ऐसे ही मैंने एक बी वेक्टर ले लिया, और बी वेक्टर के लिए वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, मान लीजिए ये ऐसे दो वेक्टर थे, है ना। और वो ये कहता है कि देखो ध्यान से देखना, अगर वो कहता है इफ, ठीक, भाई ए वेक्टर की वैल्यू बराबर है कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर, है ना, तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा, नंबर वन। या फिर हम कह सकते हैं वो वेक्टर क्या बनाएगा मेरे पास, पैरेलल वेक्टर। अच्छा देखो यहाँ पे जो लैम्डा है ना, भाई ये लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा इज नॉन जीरो, ये बात समझ आ रही है। या फिर हम बोल सकते हैं भाई स्केलर है ना। अच्छा इसका एग्जांपल साथ साथ लिख देता हूँ, कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर था आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप, है ना। ऐसे यहाँ पे बी वेक्टर था मेरे पास, ठीक, और उसकी जो वैल्यू थी वो थी मेरे पास टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस में टू ऑफ के कैप, ठीक। अच्छा मैं यहाँ से अगर टू कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप। तो यहाँ पे क्या बनेगा, टू ऑफ बी वेक्टर विल बिकम टू ऑफ टू टाइम ऑफ ए वेक्टर। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल थी, हाँ जी थी। और ये क्या स्केलर बनेगी, लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर। तो हमारे पास देखा जाए तो ये क्या होगा यहाँ पे, कि प्रूफ हो गया कि जो ए वेक्टर था एंड बी वेक्टर था वो क्या थे, आर को लीनियर वेक्टर। ये बात समझ आ रही है, ये क्या है मेरे पास, कोलिनियर वेक्टर। ये पहली कंडीशन थी, ठीक। भाई अगर आपको कभी भी प्रूव करना हो भाई पैरेलल वेक्टर है या फिर कोलिनियर वेक्टर, तो सिंपल सा तरीका था, ठीक है, पहला तरीका, ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। इफ a1 बाय में a2, है ना, बराबर है b1 बाय में b2 बराबर है c1 बाय में c2। बात समझ आ रही है। अगर इनके तीनों का कोफिशिएंट का जो रेशियो था इक्वल है, तो वो भी क्या कहलाएगा मेरे पास, ये भी एक प्रूफ करने का तरीका है, कि मेरे पास हम बोल देंगे भाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बोला है मैंने, कोलिनियर भी बोल सकता था, क्योंकि ऊपर कोलिनियर लिख दिया तो मेरे को लगा कि यार पैरेलल बन गए, ठीक है।
क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे ना, इस वाले वेक्टर के अंदर हमारे पास वेक्टर क्या था, एग्जांपल लेते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू थी आई प्लस जे प्लस के, ठीक। और यहाँ पे जो वी वेक्टर था इसकी वैल्यू थी 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो हमने रेशियो लगा ली यहाँ पे, तो कैसे बनेगा, 1/2 विल बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। भाई तीनों वैल्यू इक्वल थी ना, देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, आर पैरेलल वेक्टर। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? तो ये भी एक तरीका है, इसको पेपर में बहुत बार आपके पास आएगा ये, कि आपको प्रूव करना है भाई कि शो दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। और ये पेपर में आता भी है। तो आपके पास दो तरीके हैं यार, देखिए अगर कॉमन लेके कुछ आ जाए तो सिंपल सिंपल तरीका, अदरवाइज आप कोफिशिएंट का क्या रेशियो निकालेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए आप इसको। हाँ जी, चलिए अब हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक ऐड करते हैं इसके अंदर, आपने पढ़ा भी होगा, एक होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्ट्रेट लाइन में। देखिए हमारे पास जो डिवीजन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तरीका, पहला है इंटरनल डिवीजन, मतलब देखिए नंबर वन यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास, फर्स्ट है यहाँ पे नंबर वन इज इंटरनल, इंटरनल डिवीजन, ठीक। सेकंड मेरे पास आ जाता है, क्या होता है हमारे पास, एक्सटर्नल डिवीजन। क्या है भाई, एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब कि वो डिवीजन उस पॉइंट से जो कि उन दोनों लाइन के बीच में है ही नहीं। मतलब कि अगर बात की जाए भाई, देखिए हमारे पास दो पॉइंट थे, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। और उसने बोला इसका पोजीशन, अगर एनसीईआरटी में बोलोगे पोजीशन वेक्टर, कह रहा भाई इसका जो पोजीशन वेक्टर था वो ए था, इसका जो पोजीशन वेक्टर था बी था, और यहाँ पे सी पे एक पॉइंट था जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था, आर था। देखो इसका मतलब क्या है, जब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है तो इसका मतलब कि वो ए पॉइंट की कहीं से दूरी निकाल रहा है ना, और बी की भी कहीं से दूरी निकाल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, हमने क्या करा, हमने कहा भाई एक्चुअली में था क्या, ये ए पॉइंट था, है ना, ये बी पॉइंट था, ये आर पॉइंट था। होना ऐसे चाहिए था, देखो डायग्राम ऐसे होना चाहिए था, पर ऐसे नहीं बना रखा। मतलब हमने यहाँ क्या करा, ज्यूम करा, ये पॉइंट ओ था, इसकी जो दूरी थी ए की वो ए थी, इसकी यहाँ से बी थी और इसकी आर थी। तो जब भी इंटर, जैसे अब इसमें बोला गया है कि वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी, है ना, हैविंग अ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड देयर इज अ सम पॉइंट सी विच इज डिवाइडिंग, है ना, ए एंड बी इन अ रेशियो एम, भाई वो उसको एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा यार, जब भी इसकी बात करते हैं हमारे पास, है ना, तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं इसका फॉर्मूला। हाँ, जैसे इस केस में बात करी जाए तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, तो आर वेक्टर कैसे बनेगा, अपोजिट एम इंटू में बी वेक्टर प्लस में एन इंटू में ए वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है? अच्छा अगर मैं बात कर रहा एक्सटर्नल की तो कैसे होता है ये देखते हैं एक बार। हमने कहा जी ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट था बी, ठीक। इसका जो पोजीशन वेक्टर था ए वेक्टर था, इसका पोजीशन वेक्टर था बी वेक्टर था, और कहीं दूर एक पॉइंट पड़ा था सी, है ना, एक सी पॉइंट था, मगर वो दूर से बैठे हुई डिवाइड कर रहा है, समझ रहे हो। एक बच्चा है, उसके किसी रिलेटिव के नंबर आ गए, वो क्या है, दूसरे घर में रहता है, मगर उसके फादर ने फोन किया भाई तुम्हारे बच्चे के मार्क्स कितने हैं। तो जिस तरह का जो डिवीजन है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमने कहा भाई ए था, तो हम लोगों ने इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। हमने कहा भाई ये आ गया मेरे पास, दिस इज, देखो ये मेरे पास बन गया भाई ए वेक्टर, ये आ गया भाई ए, और ये भी आ गया, इसे आपने ओ मान लिया। अच्छा अब यहाँ पे सवाल मन में आता है कि भैया ये डिवाइड कर ही कहाँ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। एक्स्ट्रापोलेट मतलब इसको भी इसके बीच में ले आएंगे। तो हमने देखा भाई इसके दूर से ये डिवाइड कर रहा था, तो हमने क्या करा भाई, ये पॉइंट हो गया सी, इसका अब ये जो इसका जो पोजीशन वेक्टर था यहाँ से इसका, वो क्या था, आर था, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था इसको, एम इज टू एन। तो हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क क्या है यहाँ पे साइन का, ठीक। तो इस केस के अंदर अगर हम आर वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या बनेगी, एम बी वेक्टर, यहाँ पे रहेगा एन ए वेक्टर, अपॉन में क्या था, एम एन था, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो ये भी एक देखिए एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये केस था जब इंटरनल डिवीजन का केस था।
ये था मेरे पास एक्सटर्नल का, ठीक। अच्छा, इंटरनल डिविजन में भी यहाँ पे एक और केस आता है कि भाई जब डिवीजन क्या है मेरे पास 1:1, मतलब भाई ये हो गया फर्स्ट केस, ये लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, एक्सटर्नल डिवीजन था। थर्ड मेरे पास आ गया मिड पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई मिड पॉइंट का डिवीजन है, मतलब कि इससे पता चल गया भाई एम की वैल्यू बराबर एन की वैल्यू 1, ऐसे कह सकता हूँ। ये बात सही है ना। तो हमारे पास अगर पोजीशन वेक्टर निकाल देते यहाँ पे आर वेक्टर का, तो क्या बनता भाई, यहाँ पे वैल्यू ए और बी की वैल्यू 1 आ गई, नहीं सॉरी, एम और एन की वैल्यू 1 आ गई, तो एक बनेगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डिवाइड बाई 2। ये बात समझ आ रही है। हम इसे मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल देते हैं, फटाफट आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई। देखिए अब हमारे पास एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। देखिए अब हमारे पास एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये अभी हमने बेसिक जो था फर्स्ट क्लास का पढ़ लिया, भाई पहली क्लास ये था। इसके बाद आपके पास सेकंड लेक्चर भी है, आप एक काम करना, ये बहुत बेसिक, चलो ये क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, एटलीस्ट हमारे पास पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास कहते हैं रिप्रेजेंट द ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ 40 किलोमीटर, ठीक है जी। अब हमारे पास ये पता होना चाहिए आपको, दिस इज नोन एज ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, इसको हम लोग वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, डब्लू से बोल दिया। इसे बोल दिया हमने नॉर्थ, ठीक। और इसको हमने बोल दिया साउथ। ये बात ठीक है ना। उसने कहा कि हमारे पास रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो भाई हमने क्या करा भाई, सबसे पहले 40 किलोमीटर है जी, लिख दिया जी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 40 किलोमीटर हो गया। देखिए पढ़ने वाली बात क्या आती है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जिसके साथ ऑफ है भाई, ऑफ नॉर्थ, उससे ही उतना एंगल बना दीजिए। कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, एंगल विल बी 30 डिग्री। ये बात सही है भैया, ये सिंपल ग्राफिक था, पेपर में मुझे उम्मीद नहीं है इसके आने की। चलिए अगला पूछा भाई कौन कौन सी हमारे पास स्केलर और वेक्टर। आप लोग अब इसे इतना पढ़ने के बाद मुझे लगता है अब सक्षम है कि आप बता सकते हैं। जैसे पहला केस था भाई 10 kg, तो हम बोल देंगे दिस विल बी नोन एज स्केलर, ठीक है जी। हाँ जी। सेकंड में कहता है भाई 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके पास आ गई है, तो इसको हमें क्या बोलना है, दिस विल बी वेक्टर क्वांटिटी। नंबर थर्ड क्या है मेरे पास 40 डिग्री 40 डिग्री, तो ये भी क्या बनेगा मेरे पास, एक स्केलर बनेगा। नंबर फोर 40 वॉट्स, हाँ जी। वॉट्स क्या होगा, 40 वॉट्स अगर बात करी जाए तो 40 वॉट्स क्या बनना चाहिए, फटाफट सोच के बताएंगे हमारे पास। हाँ जी 40 वॉट क्या बनेगा भाई, डायरेक्शन तो देखो दे नहीं रहा, तो डायरेक्शन ही तो बिना सोच समझे फटाक से लिखना है स्केलर। हाँ जी। फिफ्थ नंबर पे देखते हैं भाई क्या लिखा है, चार्ज 10 की पावर -6 कूलम्ब चार्ज है भाई, डायरेक्शन तो दे नहीं रहा है, तो दिस विल बी स्केलर। ये बात सही। अगर हम लोग सिक्स की बात करते हैं भाई, सिक्स हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब दिस इज गिविंग एक्सेलरेशन, तो ये क्या दे रहा है मेरे पे, डायरेक्शन है, तो दिस विल बी नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ये बात सही है, लिखो भाई फटाफट लिखो, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास यहाँ पे पूछा गया भाई कौन कौन सी मेरे पास क्या है यहाँ पे वेक्टर, इसमें भी अगेन वही स्केलर और वेक्टर के बारे में बात करी गई है। तो पहले बात करी जाए भाई नंबर 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज अ स्केलर, चलो जी ठीक है। नंबर सेकंड डिस्टेंस इज अ स्केलर, वेरी गुड। नंबर थर्ड फोर्स, हाँ जी। फोर्स का अगर बात की जाए तो फोर्स कैसे होता है भाई, किसी डायरेक्शन में लगाया जाता है। भाई मान लीजिए मेरे पास ऐसे एक ब्लॉक रखा था, ठीक है जी, यहाँ पे हमने इस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स, तो ये किसी डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नंबर फोर में क्या दे रखा है मेरे पास, वेलोसिटी। अगर बात करी जाए, अगर यह स्पीड होता तो दिस विल बी स्केलर, मगर अब हमने कह दिया वेलोसिटी, तो मतलब दिस विल बी वेक्टर क्वांटिटी। चलिए जी फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा है जी, हमारे पास लिखा है वर्क डन। वर्क डन की अगर बात की जाए तो वर्क डन क्या होगा मेरे पास, अगेन दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो क्या बनेगा भाई, स्केलर क्वांटिटी बनेगा, ठीक। चलिए अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन, एक फिगर दे रखी थी, डायग्राम दे रखा है, तो आपसे पूछा गया भाई कौन सा को इनिशियल है, कौन सा इक्वल है और कौन सा को लीनियर है। तो इसको अगर आप देखा जाए, हम बात कर जाए, अगर सबसे पहला था यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर, क्या लिखा है यहाँ पे, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर का क्या है, जो वो वेक्टर जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं जी। यहाँ देखते हैं कौन से दिख रहे हैं जी मुझे, हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसको।
यहाँ पे मुझे जी ये पॉइंट दिख रहा है, हाँ है ना, ए और डी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस विल बी ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। चलिए जी सेकंड, सेकंड की बात करते हैं, हमारे पास कहता है वो इक्वल वेक्टर। अच्छा इक्वल की बात करेंगे तो क्या आएगा, वो वेक्टर, हाँ जी वो वेक्टर जो कि डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। क्या दिखता है जी आपको, हमें जी बी और डी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा भाई बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। चलिए नंबर थर्ड, कहते हैं आपके पास लिखा है यहाँ पे कोलिनियर हो बट नॉट इक्वल, ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना, बट नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे में देखा जाए तो कौन सा वेक्टर बनता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम बात करते हैं क्या बनेगा यहाँ पे जी, ए और सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्यों हो रहा है, देखिए कोलिनियर का है हमारे पास, मैग्नीट्यूड सेम है हमारे पास, मगर डायरेक्शन सेम नहीं है, तो भाई क्या आ जाएगा, बट नॉट इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब हमारे पास जो ये सेकंड हमारे पास एक्सरसाइज है, इसका सारा कुछ मैंने सेकंड वीडियो में डाला हुआ है ना, तो आप उसको एक बार देखिए, उसके बाद मैं आपके लिए एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन की भी एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कर लीजिए, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।